फ्लावर की बात कर लें, नॉन रिप्रोडक्टिव गैमेटोफाइट। हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तो वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसके छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग करेंगे। और आज करने वाले हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, इसके स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इट इज एंजियोस्पर्म। ये जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है, बहुत ज्यादा हम लोग इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं, अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ने वाले हैं, नीट के क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तो यदि एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर लें, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो फ्लावर इसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एक फ्लावर ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और इस फ्लावर के अंदर 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। यदि एक फ्लावर की पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात कर लें, तो 4 डिफरेंट पार्ट क्या क्या है। तो एक को बोलते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है इट इज वर्ल ऑफ सेपल्स। सेपल जितने भी एक रिंग में प्रेजेंट हैं, सर्कल में प्रेजेंट है, उन सब की ग्रुप का नाम कैलिक्स होता है। और वर्ल ऑफ पेटल्स को बोल देंगे हम लोग कोरोला। वर्ल ऑफ पेटल्स की बात कर ले तो इट इज कोरोला। और ये कैलिक्स और कोरोला, या बोलेंगे सेपल और पेटल जो होती है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं हुआ है। तो फ्लावर का पार्ट, बट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहां पर नहीं होती है, इससे कोई गैमीट की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसको बोल सकते हैं इट इज नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। जबकि वर्ल ऑफ स्टेमन की बात कर लें, तो इट इज नोन एज एंड्रोसियम, जिसे रिप्रेजेंट ए से किया जाता है। एंड वर्ल ऑफ कार्पेल, वर्ल ऑफ कार्पेल या पिस्टिल बोलेंगे हम, इसे बोल देंगे गाइनोसियम, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर स्टेमन जो होती है, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल या कार्पेल होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम, जो कि वर्ल ऑफ कार्पेल का बना हुआ है, इसे कहते हैं। आगे यदि हम बढ़ लें, तो जो मैंने अभी स्ट्रक्चर लिखा था, सेपल, ये ग्रीन वाली पार्ट जो होती है, ये होती है सेपल। एक फ्लावर में जो ग्रीन वाली पार्ट है, ये सेपल, जो कि थैलमस के ऊपर अरेंज्ड है। ठीक है, थैलमस यहां पे प्रेजेंट है, ये वाला थैलमस है, और इसी थैलमस के ऊपर ये चारों फ्लोरल पार्ट्स हैं सेपल। ये जो कलर्ड वाला पार्ट है, यही है पेटल, ये वाला पेटल है पूरा, ये पेटल की पार्ट है। ठीक है, ये सारा पेटल है, यहां पर कोरोला कहलाता है। पेटल के वर्ल को बोलेंगे कोरोला है, ये है पेटल। और स्टेमन, यहां पर ये जो
स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये वाली पूरी की पूरी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, जिसकी दो डिफरेंट पार्ट होती है। एक पार्ट हो गया ऊपर में ये एंथर, वन पेयर, दो लोब होती है, और जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, ये डंडी की तरह से जो स्ट्रक्चर है यहां पर, दिस इज नोन एज फिलामेंट। तो फिलामेंट के ऊपर ये एंथर प्रेजेंट होती है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इसी एंथर के अंदर प्रेजेंट होगी पॉलन ग्रेन्स, जिसके अंदर मेल गैमीट की प्रोडक्शन हो जाती है। इसलिए हम एंथर को बोल सकते हैं, ये है एंथर वाली पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहां पे लेबल करा हुआ है, दिस इज एंथर, यही जो बाइलोब्ड होती है। फिलामेंट के साथ ये जुड़ा हुआ है, एंथर वाला पार्ट बाइलोब्ड होती है, ठीक है। और जो कार्पेल वाली पार्ट होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर में, नीचे की तरफ ये है ओवरी, ये जो एक हेयर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस इज स्टाइल, और इसकी टर्मिनल पार्ट कहलाती है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से बना होता है कार्पेल। कार्पेल के नंबर एक फ्लावर में एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक रहा तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा रहा तो मल्टीकार्पेलरी। ये कंडीशन हम लोग आगे और पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं कि फ्लावर एक ऐसे स्ट्रक्चर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट की, जिससे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। तो अपनी एनसीईआरटी में हेडिंग दिया हुआ है, फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, इसी से रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब है कि एक फ्लावर के अंदर जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी, और गैमीट जब फ्यूज करेगा तो प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन से पहले फ्लावर के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कैसे कैसे होती है, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो अभी तुरंत जो टेबुलर फॉर्म में मैंने समझाया था वही चीज यहां पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर इसकी है, वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर स्टेमन होता है और कार्पेल होता है। सेपल पेटल तो है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसलिए इस चैप्टर में उसे बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर 11th वाले टॉपिक का पार्ट उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, और यहां पे हम लोग मेनली स्टेमन और कार्पेल के बारे में पढ़ लेंगे। तो यदि हम यहां पे बात कर ले प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, तो एक तो होता है यहां पर स्टेमन। स्टेमन जो बनी होती है एंथर और फिलामेंट की, फिलामेंट की, ठीक है। हम लोग अभी स्ट्रक्चर भी देखे थे। तो एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, जिसमें ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट है, और ये दो लोब प्रेजेंट होती है एंथर की। तो एंथर इज बाइलोब्ड इन नेचर, और हर एक एंथर की लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, और ऐसे कंडीशन को बोल देते हैं हम लोग डाइथिकस। डाइथिकस, ठीक है। बोलेंगे एवरी एंथर लोब, एवरी एंथर लोब हैज टू माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या स्ट्रक्चर होता है, अभी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट डाइथिकस का मीनिंग यदि हमारे से पूछा जाए तो हम बोलेंगे एवरी एंथर लोब हैज टू माइक्रोस्पोरेंजियम, इसलिए डाइथिकस बोलते हैं। और तब एंथर के बारे में हम बोल सकते हैं कि एंथर्स आर जनरली टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट होती है और फिलामेंट के साथ जुड़ी होती है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर की बात यदि कर लें तो स्टेमन के अंदर बोलेंगे स्टेमन एक
मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होगी और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होता है बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं इट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन माइक्रोस्पोरेंजियम contains many pollen grain और हर एक पॉलन ग्रेन के अंदर बोलेंगे मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है, यहां पे बोलेंगे इट कंटेन मेल गैमीट, दैट्स व्हाई स्टेमन इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर है कार्पेल का प्रेजेंट होना। कार्पेल को ही हम बोलते हैं पिस्टिल, पिस्टिल जिसके स्ट्रक्चर यदि हम यहां पे देख लें तो कार्पेल में इस तरीके से स्टिग्मा प्रेजेंट होगी, टर्मिनल पार्ट में स्टिग्मा। हेयर लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल का होता है, स्टाइल का, और नीचे की पार्ट इसकी ओवरी होती है जिसके डिटेल में अलग से हम लोग यहां पे और पढ़ेंगे। इसी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होती है ओव्यूल। ओव्यूल यही वाला स्ट्रक्चर है ओव्यूल, और बीच में ये जो खाली जगह है इसे ओव्यूलर चैम्बर या लॉक्यूल कहते हैं, लॉक्यूल या ओव्यूलर चैम्बर यही प्रेजेंट है जिसमें ओव्यूल प्रेजेंट होती है। तो इस स्ट्रक्चर को अलग से डिटेल में हमें पढ़ना है। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टेमन के अंदर ये कौन कौन सी इवेंट्स होती है, ये तो हमने बता दिया स्ट्रक्चर क्या होता है स्टेमन का। और इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन करनी होगी। जो डायग्राम अभी हमने बताया उसी डायग्राम में यही है एंथर की 2 लोब, एक लोब ये वाला है, एंथर की 2 लोब है यहां पर, यही वाला दोनों लोब 2 लोब है एंथर की, जिसकी ट्रांसवर्स सेक्शन करें तो इस ट्रांसवर्स सेक्शन में ये वाला और ये वाला 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है एक साइड, और दोनों साइड मिला के इस तरीके से बोलेंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। जो मैंने अभी बताया था कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये बहुत सारी पॉलन ग्रेन्स है, ये वाला पॉलन ग्रेन वाला स्ट्रक्चर है, कहां प्रेजेंट होती है तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और एक्चुअली माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा एक कॉर्नर में सेंटर में, इसको बोलते हैं पॉलन चैम्बर या यही है पॉलन सैक। इसी पॉलन सैक के अंदर प्रेजेंट होगी बहुत सारी पॉलन ग्रेन। तो इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन किया जाए तो ट्रांसवर्स सेक्शन में स्ट्रक्चर हमें ऐसी दिखती है। इसे हम लोग यहां पर डिटेल में, मैंने जो अभी पॉइंट बताया वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि एक स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें एंथर 2 लोब की बनी होती है, और डायथिकस का मतलब अभी तुरंत समझाया था हमने, एवरी लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, थोड़ी देर पहले मैंने एक बार और बताया था, फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इस एंथर लोब के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, और उस माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंट्रल पोजीशन पॉलन सैक का बना होता है, एंड पॉलन सैक कंटेन्स मेनी pollen grain और microspore, pollen grain
यही पॉलन ग्रेन जो होती है वो एक्चुअली मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर है, जिसे मेल गैमेटोफाइट भी कहा जा सकता है, मेल गैमेटोफाइट, इट इज मेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोरेंजिया, जिया या जियम वर्ड यदि लिखा रहे तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे अपने पास रखने वाला स्ट्रक्चर है वो, जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया यानी माइक्रोस्पोर को रखने वाला स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाया। सिंगुलर इज माइक्रोस्पोरेंजियम। आगे बढ़ते हैं यदि हम लोग, तो ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर डिटेल में यदि देखा जाए एंथर की, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर ये 4 लोब, एक एक कॉर्नर की बात यहां पे यदि हम कर लें, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर, तो यही है माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम को समझने के लिए डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम लोग इसका यहां पे पढ़ लेते हैं। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम में एक माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर पढ़ लें तो सबसे बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर सिंगल लेयर्ड होता है, ये एक ही लेयर का बना होगा, ये सिंगल लेयर्ड, और इसी को बोलेंगे हम लोग एपिडर्मिस है। ये एपिडर्मिस के नीचे रेडियली अरेंज्ड इलोंगेटेड सेल्स होती है, रेडियली अरेंज्ड इलोंगेटेड सेल, और ये भी सिंगल लेयर्ड ही होगा, सिंगल लेयर्ड एंडोथीसियम कहलाता है, जो डेहिसेंस में हेल्प करता है कि किस तरीके से जब मैच्योर होगा एंथर तो बस्ट करके पॉलन ग्रेन इसकी रिलीज होगी, उसमें हेल्प करता है। रीजन उसका ये बोल सकते हैं कि एंडोथीसियम के अंदर इट कंटेन्स बैंड ऑफ कैलोज। कैलोज एक केमिकल है, एक पॉलीसेकेराइड है, जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब वाटर एब्जॉर्ब करता है ये, और इसकी स्वेलिंग होती है। जब मैच्योरिटी हो गया तो एक प्रेशर जनरेट होगा इस दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम पर, एक ही एंथर लोब के दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम पर, और इस फोर्स की वजह से, इस प्रेशर की वजह से ये साइड वॉल इसका बस्ट कर जाता है, और यहां पर जितने भी पॉलन ग्रेन हैं वो आसानी से रिलीज हो जाते हैं। तो यदि एंडोथीसियम की लेयर ना हो तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। हालांकि जो माइक्रोस्पोरेंजियम के ब्रेकिंग का प्रोसेस है अलग अलग प्लांट में अलग तरीके से होती है, ये मैंने कॉमन टाइप बताया, इट इज ओनली ड्यू टू एंडोथीसियम। तीसरी लेयर है, पहला लेयर तो मैंने बोल दिया एपिडर्मिस है, दूसरा लेयर है ठीक इसके नीचे, वो भी सिंगल लेयर्ड ही है, एंडोथीसियम, एंड थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर। जो मिडिल लेयर होती है ये स्टार्च रिच वाला लेयर है, स्टार्च रिच यहां पर होती है, या दूसरे फूड मटेरियल भी यहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। 3-4 सेल लेयर की बनी होती है, और इनर मोस्ट लेयर जो होता है, मिडिल लेयर में जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो टैपिटम की फॉर्मेशन कर लेता है, 4th लेयर। और टैपिटम लेयर जो है ये न्यूट्रिटिव नेचर की होती है, न्यूट्रिटिव नेचर की होती है, मतलब यहां पर स्टार्च तो होता ही है, स्टार्च के अलावा कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे, और ये फूड प्रोवाइड करता है। जिस समय पॉलन ग्रेन की डेवलपमेंट होती है तो पॉलन मदर सेल को फूड प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है ये माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में। क्या होता है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टैपिटम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ये न्यूट्रिटिव नेचर की होती है, इनर मोस्ट मिडिल लेयर का ही पार्ट है,
और यहां भी स्टार्च बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। इट इज ऑल्सो स्टार्च रिच इन नेचर। स्टार्च यहां पर बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगी। शुरुआत में तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, बट प्री न्यूक्लियर डिवीजन के कारण ये मल्टी न्यूक्लिएटेड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो इनिशियली तो हम बोल सकते हैं इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड इनिशियली, but later on it becomes multinucleated, multinucleated। क्यों? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन के तुरंत बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन यहां पर नहीं होती है। बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस is not immediately followed by cytokinesis, ठीक है, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। और शुरुआत की बात करें तो देखो ध्यान से समझना है कि जो इसकी सेंट्रल पोजीशन है ये वाली, इस सेंट्रल पोजीशन में बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू बिल्कुल कॉम्पैक्ट लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये शुरुआत में ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड नेचर की होती है। ठीक है, और आगे चल के यही स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल में मॉडिफाई हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इनिशियली तो कॉम्पैक्ट मास होती है स्पोरोजिनस टिश्यू की, बट ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बोलते हैं माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन के प्रोसेस को। तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन के समय ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है ये साइज में लार्ज होता है और बिल्कुल सेंटर वाला जो कॉम्पैक्ट मास होता है एक हॉलो स्पेस में कन्वर्ट हो जाती है और उसी हॉलो स्पेस के अंदर प्रेजेंट होगा इसी स्पोरोजिनस टिश्यू से डेवलप किया हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी ये भी डिप्लॉयड होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं। तो यदि हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसमें 4 लेयर प्रेजेंट होती है सेंट्रली प्लेस्ड स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ। स्पोरोजिनस टिश्यू के ठीक बाहर प्रेजेंट होगी टैपिटम की लेयर जो न्यूट्रिटिव लेयर है, उसके बाहर मिडिल लेयर 3-4 सेल लेयर थिक वाला होता है, उसके बाहर सिंगल लेयर्ड एंडोथीसियम और सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है। और इसी स्पोरोजिनस टिश्यू से जो मॉडिफाई करके माइक्रोस्पोर मदर सेल बना है, इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है और मियोसिस का रिजल्ट होगा कि माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर बन जाए इसी प्रोसेस का नाम माइक्रोस्पोरोजिनेसिस है। तो हम लोग यहां पर यदि माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की बात कर लें तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स का मतलब पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, किससे होगी? तो फ्रॉम पॉलन मदर सेल। कैसे होगी? तो बोलेंगे थ्रू मियोसिस। तो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट के बनने की प्रोसेस मियोसिस के द्वारा जो पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में होती है इसी का नाम माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होता है। समझने के लिए यहां देख लेते हैं कि यदि यहां पर ये मान लिया हमने कि डिप्लॉयड नेचर वाली 2n नेचर वाली यहां पर यदि माइक्रोस्पोर
मदर सेल है, मदर सेल है, डिप्लॉयड होता है। इसके अंदर यदि मियोसिस 1 हो जाए, मियोसिस 1 हो जाए तो क्रोमोसोम की नंबर आधी यहीं पर हो जाएगी और इस तरीके से दो सेल की फॉर्मेशन होगी और दोनों सेल में क्रोमोसोम की नंबर माइक्रोस्पोर मदर सेल की आधी हो जाएगी। मियोसिस 2 जब होता है इनका तो फिर दोनों डिवाइड करता है फिर से। मियोसिस यदि इसकी हो गई तो मियोसिस के कारण भी यहां पर दोनों सेल डिवाइड करके 4 सेल की फॉर्मेशन कर लेगा। यहां से शुरुआत में ये चारों सेल आपस में जुड़ी होती है। ये अलग अलग प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट शेप का हो सकता है। ये डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट शेप के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। स्फेरिकल शेप का हो सकता है, जैसे कि यहां पर बोर्ड में 3 दिख रहा है, एक समझ लो कि इस बोर्ड से पीछे है प्रेजेंट, या बिल्कुल सामने भी ये चारों माइक्रोस्पोर बिल्कुल सामने प्रेजेंट हो, ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द प्लांट। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का बन जाना, यही प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और फिर ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोल देंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। आगे चल के इस माइक्रोस्पोर टेट्राड की सेल में डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन के बाद चांस है कि ये चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग अलग हो जाए। अब एक माइक्रोस्पोर जब मैच्योर करता है तो इसी का नाम है पॉलन ग्रेन, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन में यहां लिखा दिया है। तो यदि एक मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन की बात कर लें तो एक मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन के अंदर ये जैसे मान लेते हैं इस पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर की मैच्योरिटी हुई, तो एक मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है लार्ज साइज की वैक्यूल। ये कैसे बनता है अभी मैं बता रहा हूं, बट यहां पे पहले हमें समझ लेना है कि स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो एक लार्ज साइज का यहां पर वैक्यूल प्रेजेंट होगा, जबकि इसकी साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पर प्रेजेंट हो जाती है। एक मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर का मतलब हुआ पॉलन ग्रेन में लार्जर सेल के अंदर एक स्मॉलर सेल प्रेजेंट होती है। मतलब कि हर एक पॉलन ग्रेन के अंदर जो मियोसिस से बना हुआ था, फिर एक माइटोसिस होती है उसमें और उससे 2 सेल बन जाती है। लार्जर सेल को वेजिटेटिव सेल और स्मॉलर सेल जो स्पिंडल शेप का होता है जेनरेटिव सेल कहलाता है, जो लार्जर सेल के अंदर फ्लोट करता रहता है, प्रेजेंट होती है। ये स्पिंडल शेप वाली सेल का ही नाम हम लोग रख लिए हैं जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। और जो लार्जर वाली सेल होती है वो है वेजिटेटिव सेल। ये जो लार्जर वाली सेल है उसकी ये न्यूक्लियस हमने बना दिया, तो ये हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ये जो पूरा बड़ा वाला सेल हुआ यही कहलाया वेजिटेटिव सेल। यानी एक पॉलन ग्रेन के अंदर मैंने जो बताया था थोड़ी देर पहले, 2 डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। कौन कौन सा? एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल आगे चल के माइटोसिस से 2 मेल गैमीट बना लेगा और वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिएंट रिच होती है, स्टार्च होगा, बाकी इसमें कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स यहां भी प्रेजेंट होती है। जब एक मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन की बात हम कर रहे हैं तो मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन में अलग से कई लेयर्स प्रेजेंट होती है। इस सेल के ठीक बाहर पैक्टिन और सेलुलोज का बना हुआ एक लेयर होता है। पैक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई इस कंटिन्यूअस लेयर को इंटाइन कहा जाता है। ये बन गया इंटाइन, ये है इंटाइन वाले स्ट्रक्चर। और इंटाइन बना होता है पैक्टोसेलुलोज का
पैक्टोसेल्यूलोज, जबकि इसके बाहर एक लेयर और भी प्रेजेंट होती है एक्साइन की, जो स्पोरोपोलानिन का बना है। ये एक्साइन कुछ पॉइंट पर नहीं होता है, एब्सेंट होता है, मिसिंग होता है। जिस पॉइंट पर ये मिसिंग हो गया उसे कहा जाता है जर्मपोर। ये बन गया जर्मपोर, जर्मपोर। और इस वाले स्ट्रक्चर को बोल देते हैं हम एक्साइन। और ये एक्साइन बना हुआ है स्पोरोपोलानिन का, स्पोरोपोलानिन का, जो रेसिस्टेंट होता है फिजिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन से। मतलब एक्सीडेंटली पॉलन ग्रेन की डेथ जनरली नहीं होती है, और पॉलन ग्रेन की विएबिलिटी पीरियड डिपेंड करता है कि वो कौन से स्पीसीज का बना हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल दें, राइस के केस में हाफ एन आवर इसकी विएबिलिटी पीरियड होती है, बट इन केस ऑफ पल्स ये कई दिन तक हो सकता है। तो विएबिलिटी पीरियड वेरिएबल होती है डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द स्पीसीज। इस विएबिलिटी पीरियड को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सकता है बाय क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब हुआ बहुत ही लो टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर ले जाके छोड़ दिया जाए, रख दिया जाए इस पॉलन ग्रेन को, तो इसकी विएबिलिटी पीरियड इंडेफिनिट पीरियड तक बढ़ सकती है। दोबारा से जब भी निकाला जाए विएबल फॉर्म में जिंदा मिलेगा हमें ये पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन से इसकी लाइफ को, इसकी विएबिलिटी पीरियड को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर एक पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर लिख दिया, मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर यहां पे बना दिया। मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन की बात यदि कर लें तो सबसे बाहर एक्साइन की लेयर प्रेजेंट होती है, और ये टफ लेयर होता है, बहुत ही हार्ड लेयर होता है, स्पोरोपोलानिन का बना हुआ है। और ये स्पोरोपोलानिन की सेक्रीशन टैपिटम के कुछ सेल से होती है। टैपिटम के द्वारा एक्चुअली प्रोबिस्ट बॉडी एक बनता है, बाद में यूबिस्ट बॉडी, ये अपनी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये प्रोबिस्ट बॉडी और यूबिस्ट बॉडी ही बना देता है स्पोरोपोलानिन, जो कि कहां से सिंथेसाइज होती है, टैपिटम के कुछ सेक्रेटरी सेल से। और उसके अंदर जो इंटाइन प्रेजेंट होती है, ये इंटाइन पैक्टोसेल्यूलोज का बना हुआ है। आगे चल के पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन इसी पैक्टोसेल्यूलोज से होती है। यदि पॉलन ग्रेन डाइकॉट प्लांट की बात कर लें, पॉलन ग्रेन डाइकॉट के पॉलन ग्रेन की बात कर लें तो ये थ्री सेल्ड स्टेज में डिस्पर्स होता है। नहीं, ये मोनोकॉट के केस में होगा, इसे करेक्ट करना है हमें। इन केस ऑफ मोनोकॉट जो रिलीज होती है पॉलन ग्रेन, मोनोकॉट के केस में पॉलन ग्रेन जो रिलीज होती है वो थ्री सेल्ड स्टेज में होती है। अब थ्री सेल्ड कैसे, तो थ्री सेल्ड इस तरीके से कि ये जो जनरेटिव सेल है, आगे चल के जब इसमें डबल फर्टिलाइजेशन के समय, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के समय दोबारा से माइटोसिस होगी, और जब माइटोसिस होगी तो यहां से दो मेल गैमीट की फॉर्मेशन हो जाती है। मेल गैमीट मतलब डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स के समय जनरेटिव सेल मोनोकॉट में नहीं होता है, उसकी जगह वो डिवाइड करके दो मेल गैमीट बना लेते हैं और वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होती है। इस तरीके से थ्री सेल्ड स्टेज में रिलीज होती है। बट इन केस ऑफ डाइकॉट पॉलन ग्रेन रिलीज होती है, डिस्पर्स होता है टू सेल्ड स्टेज में। टू सेल्ड स्टेज में इसकी डिस्पर्सल होती है, डिस्पर्सल होती है। अब यदि जर्म पोर की बात कर लें
तो इस जर्म पोर की नंबर 1 से लेके 3 तक होता है इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट में। सही मायने में मोनोकॉट में जर्म पोर नहीं होती है, इसे जर्म फरो कहते हैं, बट कंपेरेबल है ये। इसलिए हम बोल सकते हैं ऐसा भी कि मोनोकॉट के अंदर जर्म पोर की नंबर 1 होती है। मोनोकॉट के केस में जर्म पोर 1 होता है और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के समय यही जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन इसी पोर के थ्रू हो जाती है। तो हम लोग यहां पर देख रहे थे पॉलन ग्रेन, मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर, और उस मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन के अंदर एक्साइन इंटाइन के अलावा सेल वाले स्ट्रक्चर है। अब यदि बात कर ले किसी पॉलन ग्रेन की जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करता है, कोई प्लांट जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होती है, तो इस एक्साइन के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है। ये सारे पॉलन ग्रेन में नहीं होगा। इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेट होने वाला पॉलन ग्रेन है, उस एक्साइन के ऊपर येलो कलर की विस्कस केमिकल, जो केमिकली लिपिड या कैरोटिनॉइड होता है, प्रेजेंट होगी, और इसे बोला जाता है पॉलन किट। पॉलन किट सिर्फ प्रेजेंट होगी इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट की पॉलन ग्रेन में। तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का टॉपिक अभी हम लोग करें, उसका मतलब होता है एक मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस से कैसे होता है, वो हमने यहां पे डिस्क्राइब कर दिया। और शुरुआत में यदि देखा जाए, ये बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं डिफरेंट प्लांट के। ये है पॉलन ग्रेन का टेट्राड फॉर्म, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये पॉलन ग्रेन टेट्राड के फॉर्म में शुरुआत में रहती है, लेकिन जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो पॉलन ग्रेन ये चारों अलग अलग हो जाता है। एक पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर देखें तो शुरुआत में बहुत सारी वैक्यूल प्रेजेंट होगी, छोटे छोटे साइज का। वो वैक्यूल की साइज इनलार्ज होती है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, और ये सारे यूनाइट करके एक लार्ज वैक्यूल बना लेता है। इस लार्ज वैक्यूल की फॉर्मेशन के कारण जो साइटोप्लाज्म होती है इस माइक्रोस्पोर की, और न्यूक्लियस जो होता है, ये है न्यूक्लियस, वो पेरिफेरल रीजन में चला जाएगा। और पेरिफेरल रीजन में जाने के बाद इस न्यूक्लियस के अंदर अब माइटोटिक डिवीजन शुरू होती है। कैरियोकाइनेसिस का रिजल्ट होता है कि दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी, दो दो न्यूक्लियाई बन जाएगा। यहां पर ये न्यूक्लियस डिवाइड करके ये शो किया हुआ है कि यहां पर माइटोसिस हो रही है, ठीक है। और माइटोसिस के बाद इस तरीके से दो दो न्यूक्लियस बन गई। वेजिटेटिव सेल की न्यूक्लियस ये वाली है, दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये जेनरेटिव न्यूक्लियस है जो साइटोप्लाज्म के बाद जेनरेटिव सेल बना लेता है। और इस तरीके से बड़े वाले वेजिटेटिव सेल के अंदर एक छोटा वाला स्पिंडल शेप की जेनरेटिव सेल होती है, और ये जेनरेटिव सेल दो मेल गैमीट बनाएगा। वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिटिव नेचर का होता है, ठीक है। जब इसकी साइज इनलार्ज होती है ड्यूरिंग पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, तब हम बोलेंगे कि यहीं से इंटाइन वाला पोर्शन पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है, स्टेमन जो एंथर और फिलामेंट का बना हुआ है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, और उस एंथर के अंदर किस तरीके से पॉलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन हो जाती है इनसाइड पॉलन सैक या पॉलन चैम्बर, ठीक है। बाकी इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।